Hello everyone. Let's start with the introduction of the crimes against women. In the present scenario, the violence and the increasing crime against women is witnessed by everyone across the world in some or the other manner. वर्तमान की अगर इन द प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा और बढ़ते अपराध को दुनिया भर में किसी न किसी ने किसी तरीके से देखा ही है. It indicates the enormity and the pensiveness of the monstrosity परपिट्रेटेड अगेंस्ट वुमेन इन द रिसेंट ईयर. अगर हम हाल ही के वर्षों की बात करें, महिलाओं के खिलाफ किए गए अत्याचार की विशालता और इस गंभीरता को दर्शाता है. ठीक है. द ग्लोबल क्रूसेड फॉर द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज प्रूफ टू दिस फैक्ट. ये एक प्रूफ दे रहा है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, ये दर्शाता है कि कितना डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, कितनी डिस्क्रिमिनेट हो रही हैं महिलाएं. ठीक है. द चेंजेस इन द लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफस्टाइल इम्बैलेंस इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, चेंज इन social ethos and magri concern for the moral values contributed to the vicious outlook towards the woman due to which there is a multiplication in the crime against women. अगर हम बात करें नैतिक मूल्यों की, मोरल वैल्यूज़ की, या फिर लाइफ स्टैंडर्ड्स की, लाइफस्टाइल की, जो भी हमारे क्या कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ्स हैं, उनकी बात करें तो महिलाओं के जितने भी अपराध हैं उनमें वृद्धि हो रही है. मतलब कि वो बढ़ ही रहे हैं, कम तो नहीं हो रहे हैं. जैसे जैसे हम लोग अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ला रहे हैं उसी तरीके से ना मल्टीप्लिकेशंस हो रहा है किसका, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का. ठीक है. मोर ओवर सच इंडिकेट्स आर अ मैटर टू grave concern and its structure is absolutely necessary so that the women of India could live with the respect, honor, dignity, liberty and peace in the atmosphere free from the atrocities, denigration and the heinous crime. ऐसी घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं, जैसे कि हीनियस क्राइम हो गए और जो वुमेन का अत्याचार हो रहा है, अपमान हो रहा है. अगर क्या कहते हैं हम इन सब की बात करें तो वुमेन को भी एक पीस चाहिए, क्या कहते हैं अपने एटमॉस्फेयर पे सम्मान चाहिए, वही तो गरिमा चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, शांति के साथ रह सकें. ठीक है. चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ रिलेटेड टू द क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन. तो हम जो महिलाओं के खिलाफ अपराध के जो प्रावधान हैं, जो महिलाओं के खिलाफ जुड़े कानून हैं, उनकी बात कर लेते हैं. द लॉ एसोसिएटेड विद द क्राइम अगेंस्ट वुमेन मे बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज. जो लॉ है उसने जो महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराधों को कुछ दो कैटेगरीज में डिवाइडेड कर दिया है. जो दो कैटेगरीज हैं वो हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन अंडर द स्पेशल लॉ एंड द लोकल लॉ. ठीक है. और अगर हम महिलाओं के खिलाफ अपराध के प्रावधान मतलब कि लॉ की बात करें तो जो कानून बनाए गए उनका मेन उद्देश्य, मेन मोटिव ये है कि जो महिलाओं के खिलाफ जो भी हिंसा हो रही है, अपराध हो रहे हैं, उनको कम किया जा सके, उनको नहीं होने से, जिससे कि ज़्यादा क्राइम ना हो, उनको देख रेख करके तब ये क्या कहते हैं स्पेशल लॉज बनाए हैं. और जो लॉज बनाए ये नहीं है कि ये फिक्स हो गए हैं, नहीं इनमें कुछ नहीं होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. इनमें समय समय मतलब टाइम टू टाइम इनमें चेंजेस होते रहते हैं. और उनका उद्देश्य है कि महिलाओं को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है और उनको एक क्या कहते हैं अच्छे लॉ प्रोवाइड किए जा सकें, जिससे कि वो अपनी कुछ सुरक्षा कर सके, खुद भी, उन्हें भी खुद पता होना चाहिए. ठीक है. तो फर्स्ट बात करते हैं इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956. सेकंड है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929, इंडिसेंट
Emancipation of Women Prohibition Act 1986, the Commission of Sati Prevention Act 1987, Protection of Women from the Domestic Violence Act 2005, the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention Prohibition and the Redressal Act 2013. आपको पता है कि ये जो मैंने आप लोग को जितने भी ये एक्ट्स बताए हैं, प्रोविजंस बताए हैं, इन ये पता है इनके साथ साथ एक लैंडमार्क केसेस भी हैं और जो इतने इम्पोर्टेंट हैं और उन केसेस के बाद ना इतनी सारी गाइडलाइंस आई हैं, बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं, इन जो प्रोविजंस हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस भी हैं. अगर कीप वॉचिंग वीडियो और द नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्राइम अगेंस्ट वुमेन अंडर द IPC 1860, यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 मतलब कि IPC इंडियन पीनल कोड 1860 महिलाओं के खिलाफ, मतलब कि जो वुमेन हैं उनके खिलाफ जितने भी अपराध हैं उन दोषियों को दंड करने के लिए सेक्शंस प्रावधान बनाती है. ठीक है, तो लेट्स टॉक. फर्स्ट इज़ एसिड अटैक, जिसका सेक्शन है 326A एंड 326B. ठीक है. द सेकेंड इज़ रेप, सेक्शन 375, 376, 376A, 376B, 376C, 376D एंड 376E. और अटेम्प्ट टू कमिट रेप 370 सेक्शन 376 और 511. और फोर्थ है किडनैपिंग एंड एबडक्शन फॉर द डिफरेंट पर्पस, सेक्शन 363, 373. और जो फिफ्थ है मर्डर, डाउरी, डेथ, अबेटमेंट और ऑफ सुसाइड एट्सेट्रा, सेक्शन 302, 304B एंड 306. Sixth is cruelty by husband or his relative, section 498A. Seventh is outraging the modesty of women, section 354. Sexual harassment, section 354A. Assault on women and the intent to disrobe a woman, section 354B. Voyeurism, section 354C. Stalking, section 354D. Importation of girl up to 21 years of age, section 366B. The word, gesture or act intended to insult the modesty of women, section 509. 375 सेक्शन की बात करें तो वो रेप को डिफ़ाइन करता है. हालांकि सभी लोगों को पता है आज के टाइम में, क्योंकि जो रेप है ना वो कोई आम बात हो गई है. चाहे कितना भी छोटा बच्चा हो, 5 साल का, 3 महीने का, बड़ा, कितनी भी एज का हो, आज कल जो रेप है वो कभी भी किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है. ठीक है. और रेप को अगर हम सरल शब्दों में बोलें तो बलात्कार का अपराध किसी महिला की सहमति के बिना बलपूर्वक, धोखाधड़ी या डर से बलात्कार करना. ठीक है. दूसरे शब्दों में यह किसी भी महिला का उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक शारीरिक ज्ञान, ठीक है, उसकी सहमति के बिना, विदाउट वुमेन कंसेंट. ठीक है. ये ना उच्चतम स्तर की, उच्चतम मतलब कि हाईएस्ट डिग्री का वायलेशन है. ठीक है. जो एक महिला की प्राइवेसी को, जो राइट टू प्राइवेसी है, जो महिला को उसका खुद का अधिकार दिया गया है, उसका ना वायलेशन करना. ठीक है. ये जो रेप है ना केवल जो वुमेन है उनको शारीरिक मतलब कि बॉडीली इंजरी पहुंचाता है, बल्कि उनको अपमान करता है, अपमानित करता है. एक महिला को सबसे कीमती आभूषण यानी कि एक निशान छोड़ देता है, उसका चरित्र और गरिमा, जो ये उसकी डिग्निटी हो गई, इसका कैरेक्टर हो गया, ये सब एक तरीके से आउटरेज मतलब कि भंग कर देता है. ठीक है. अब इसके अगर हम एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ रेप की बात करें तो चलो लेट्स स्टार्ट. इन दोनों को आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, एक्टस रियस और मैंसरिया को. ओके. चलो तो पनिशमेंट की बात कर लेते हैं. जो पनिशमेंट है रेप की वो 376 में प्रोवाइड की गई है और हीनियस क्राइम की अलग
पनिशमेंट है और जो डिवाइड की गई है 2 सब सेक्शंस में। ओके, तो सेक्शन 376 सब क्लॉज 1 प्रोवाइड्स अ मिनिमम सेंटेंस ऑफ 7 years ऑफ इम्प्रीजमेंट दैट मे बी एक्सटेंड टू द लाइफ इम्प्रीजमेंट एंड द फाइन। मतलब कि जो 376 में सब क्लॉज 1 में जो इम्प्रीजमेंट यानी कि पनिशमेंट दी गई है वो 7 years की दी गई है, लेकिन ये एक्सटेंड हो सकती है, लाइफ इम्प्रीजमेंट हो सकता है और विद फाइन। ठीक है, 376 सरप्लस 2 है वो पनिशमेंट है नॉट लेस देन, मतलब कि यानी कि 10 ईयर से कम नहीं है, 10 ईयर से ज़्यादा ही हो सकती है और ये भी लाइफ इम्प्रीजमेंट हो सकती है और डेथ भी हो सकती है और उसके साथ साथ फाइन भी। ठीक है, और मैं अब इसके साथ साथ एक केस लॉ, एक रिलेवेंट केस लॉ और एक्सप्लेन करूँगी, और जो बाकी के आउटरीच ऑफ मोडेस्टी है और क्या कहते हैं इंसल्टिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन है, और भी जितने भी सेक्शंस है वॉयरिज्म एंड स्टॉकिंग, ये सब नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। मतलब कि ये जो वीडियो है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको शॉर्ट करके, और आप लोग कुछ आई होप कि अच्छा लग रहा होगा। तो अब हम इसके रेलेवेंट केसेस के बारे में जान लेते हैं। तो ओके, केस लॉ के बारे में देख लेते हैं। तो केस का नाम है तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसके फैक्ट्स बताती हूँ। जो मथुरा है, मथुरा वाला मथुरा नहीं, लड़की का नाम है, ठीक है। जो मथुरा है वो हरिजन लड़की है और एक लड़के अशोक से क्लोजनेस इंटीमेंसी हो जाती है, ठीक है। और जो उसका भाई है, वैसे तो सबके भाई लड़की को दूसरे लड़के का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे खुद कुछ भी करें, हाँ मजाक कर रही हूँ, ठीक है। तो उसके भाई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि अशोक ने मथुरा को अपहरण कर लिया है। कुछ देर बाद मथुरा को थाने लाया गया और बयान दर्ज किया गया। चूँकि देर रात हो चुकी थी, इसलिए उस समय पुलिस स्टेशन में 2 कांस्टेबल अपीलकर्ता मौजूद थे। अपीलकर्ताओं ने मथुरा को पुलिस स्टेशन में रहने के लिए कहा और उसके साथियों को बाहर इंतज़ार करने के लिए कहा। अपीलकर्ताओं में से एक उसे शौचालय में ले गया, उसके निजी अंगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक मशाल जलाई, मतलब कि लाइट जलाई, और उसके बाद उसे खींच लिया। उसके साथ विरोध बावजूद उसके साथ बलात्कार किया, मीन्स टू से रेप किया, ठीक है। फिर दूसरा अपीलकर्ता यानी कि कांस्टेबल दूसरा गया और उसके साथ बलात्कार करना चाहता था, लेकिन आध्यात्मिक विषक्त होने के कारण वहाँ ऐसा नहीं हुआ। चूँकि थाने में सभी लाइट बंद थी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मथुरा के साथियों ने उसका नाम पुकारा और कुछ ही देर बाद मथुरा थाने से बाहर निकली और आरोप लगाया कि एक कांस्टेबल ने उसके साथ बलात्कार किया है। भीड़ जो इकट्ठी हो गई, उसके बाद उसके बयान एफआईआर दर्ज कराई गई। फिर उसके बाद डॉक्टर की रिपोर्ट में बताया गया कि मथुरा के शरीर पर कोई चोट नहीं थी, उसकी हाइमेन में पुरानी दरारें दिखाई दे रही थी। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि चूँकि यौन संबंध की सहमति की प्रकृति के बारे में कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था, यानी कि यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ की परिस्थितियों से कि उसने अपनी निष्क्रिय अधीनता के साथ ऐसा किया है। तो जो जजमेंट था, अदालत ने माना कि घटना के बाद लड़की के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं पाए गए हैं और यह इंगित किया जाता है कि संभोग एक शांतिपूर्ण मामला था और लड़की द्वारा बनाई गई कहानी काल्पनिक थी, इसलिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है, ठीक है। यह मामला जो ये केस है वो मथुरा रेप केस के नाम से मशहूर है। इस मामले के बाद कई मामलों में शीर्ष अदालत द्वारा यह व्याख्या की गई कि बलात्कार का अपराध गठित करने के लिए उसका होना ज़रूरी है। पीड़ित के शरीर पर कुछ चोटें यानी कि मतलब कि कुछ तो एविडेंस होना चाहिए, या फिर बॉडीली इंजरी हो या फिर कुछ भी, विक्टिम के शरीर पर तो कुछ नहीं था, तो ये एक केस ही नहीं बनता, ये तो एक उसकी काल्पनिक घटना थी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा ये केस, और एक बार आप रीड भी करोगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा, और ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। बाकी के जो और भी प्रोविजंस हैं आईपीसी के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, और प्लीज़ वॉच पूरी वॉच करना वीडियो को, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना।